Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. Let us begin the fourth lecture for class 10th history chapter number 1 Rise of Nationalism in Europe. पिछले 3 लेक्चर में हम देख चुके हैं कि यूरोप में हम यूरोप की कहानी पढ़ क्यों रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री जब हमने 10th में शुरू की तो हमने सबसे पहले यूरोप की कहानी क्यों पढ़ी, क्योंकि यूरोप में एक कंट्री फ्रांस जहाँ पे सबसे पहले नेशनलिज्म आया, जहाँ पर सबसे पहले लोगों ने रेवोल्यूशन किया अगेंस्ट देयर मोनार्क। ठीक है, फिर उसी से इंस्पायर होकर बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं या जो मिडिल क्लास जिनको हम कहेंगे, है ना, वो इमर्ज होते हैं और वहाँ से नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो भी सबसे पहले यूरोप में आया, ब्रिटेन में, जिसके कारण वहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये पूरी एक सोसाइटी को डेवलप करता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हमने शुरुआत की है यूरोपियन हिस्ट्री से। नाउ इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, मतलब फ्रांस कंट्री में रेवोल्यूशन होने के बाद बाकी कंट्रीज पर कैसे असर पड़ता है और कैसे धीरे धीरे वहाँ पर नेशनलिज्म राइज होता है। सो लेट अस बिगिन। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था स्टार्टिंग से। इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट का मतलब है ऐसी टेरिटरी, ऐसी कंट्री जहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स है, वो अपने आप को कंट्री के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। कंट्री का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, ना कि सिर्फ और सिर्फ रूलर्स आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। मतलब कि अगर मैं अपने आप को इंडियन कह रही हूँ तो मैं इंडिया से अपनी आइडेंटिटी को जोड़ रही हूँ, ठीक है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर नेशन स्टेट्स नहीं होकर मॉडर्न स्टेट्स थे, जहाँ पर रूलर्स थे, सेंट्रलाइज पावर रखते थे और अपनी टेरिटरी के लिए सारे डिसीजन खुद लेते थे बिना लोगों की राय को जाने, ठीक है। सो देयर वर नो नेशन स्टेट्स, ओनली इंडिविजुअल किंगडम्स वर एग्जिस्टिंग, दैट टू विथ नो कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज के जो सिटीजन्स थे उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी कुछ भी नहीं थी। वो सब के सब अपने आप को इंडिविजुअली देख रहे थे और अपने रूलर से एकदम डिफरेंट देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके रूलर्स हमेशा अपनी पावर को सेंट्रलाइज रखने की कोशिश करते थे और कभी भी उनको उतने राइट्स, उतनी इक्वालिटी नहीं दी कि वो अपने आप को कंट्री से आइडेंटिफाई कर सके, है ना। इसलिए यहाँ पर जब नेशनलिज्म इमर्ज होगा तो सिटीजन्स अपने आप को अपनी कंट्री से आइडेंटिफाई करेंगे और जब वो कंट्री से आइडेंटिफाई करेंगे तो उनको समझ आएगा कि एक्चुअली जो रूलर्स हैं या जो मोनार्क है वहाँ के, वो दे वर द मेन प्रॉब्लम्स, है ना। तो सारे लोग अपने मोनार्क को हटाने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। देन देयर वर डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। अगर आप यूरोप का मैप देखते हैं एटलस में तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही कंजस्टेड जैसा एरिया आपको कॉन्टिनेंट समझ में आता है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं और इतना ज़्यादा, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है कंट्रीज के बीच में, लेकिन एथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लोगों की कल्चर, लोगों की लैंग्वेज, उनके कस्टम्स बहुत डिफरेंट है, राइट। इसी के कारण यहाँ पर कलेक्टिव आइडेंटिटी एक नहीं थी। हर स्टेट की, हर कंट्री की अपनी अपनी अलग लैंग्वेज है, अलग कस्टम्स है, अलग ट्रेडिशंस है, जिसके कारण कलेक्टिव आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है ना। और इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होने के कारण ही लोग एक साथ नहीं आ पा रहे थे, है ना। और इवन नॉट ओनली अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंसेस थे, एक ही कंट्री के अंदर, एक ही एम्पायर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, बहुत ही एथनिक चेंजेस लोगों को महसूस करने मिलते थे। जैसे एग्जाम्पल दिया आपकी बुक में हैब्सबर्ग एम्पायर, यहाँ पर ऑस्ट्रिया और हंगरी, दो कंट्रीज यहाँ पर जो इन्वॉल्व हैं, इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा एथनिक डिफरेंस देखने को मिलता है। देन ओनली कॉमन टाई वॉज एलिगेंस टू दी एम्परर। सारे डिफरेंसेस के बाद भी लोग सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से आपस में जुड़े थे, मतलब उनके बीच में जो सिर्फ एक लिंक बन रही थी, दैट वाज देयर एम्परर, कि वो अपने एम्परर के अंडर हैं सारे लोग। जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी, दोनों के लोग एक कॉमन एम्परर के अंदर है ना। दैट एम्परर बिलोंग टू दी हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है।
तो ये दोनों कंट्रीज के मेंबर्स जो है, जो सिटीजन्स हैं, उनके बीच में सिर्फ एक कॉमन टाई ये थी, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी ये थी कि वो एक कॉमन एम्परर के अंडर सरवाइव कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर अब लोग अपने आप को कलेक्टिव आइडेंटिटी से जोड़ेंगे, अपनी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी ढूंढेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अब एक नया सोशल चेंज आने वाला है। सोसाइटी में मिडिल क्लास नाम की एक ग्रुप इमर्ज होगा, है ना। और वो ग्रुप कैसे इमर्ज होगा ये हम देखेंगे। और मिडिल क्लास जो है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परेशान है, पीजेंट्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सारे लोगों से मिलकर बनेगी आपकी मिडिल क्लास। और क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को अभी तक इक्वालिटी नहीं मिल रही थी, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे, कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, है ना, इसलिए यही लोग जो हैं ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसी भी रेवोल्यूशन की। सो एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी का मतलब यहाँ पर a group of people who rule the country by keeping the power centralized in few hands, है ना। कुछ लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल हम जिसको कहे, जो क्या कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग कंट्री को रूल कर रहा है और पावर को सेंट्रलाइज करके रखा है, पावर को बांटना नहीं चाहता, लोगों के साथ राइट्स को शेयर नहीं करना चाहता। ये ऑलरेडी चल रहा था क्योंकि मोनार्की थी, राइट। देन मिडिल क्लास जो है वो कैसे इमर्ज हो रही है, ये यहाँ पर आपको कहानी बताई जा रही है। रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी यूनाइटेड एज अ क्लास डिस्पाइट द रीजनल डिविजन्स। जो एरिस्टोक्रेसी थी, मतलब जैसे आप कहें कि कुछ रिच पीपल्स जो थे, जो मोनार्क से रिलेटेड थे, इन लोगों के बीच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे, है ना। रीजन वाइज डिफरेंस थे, एथनिक डिफरेंसेस हुआ करते थे, लेकिन स्टिल जब बात पावर की आती थी ये सबके सब यूनाइटेड रहते थे। जिसके कारण क्या हो रहा था, अगर लोग डिफरेंसेस के बाद भी यूनाइटेड हैं तो बाकी सिटीजन्स के ऊपर तो वो हावी होंगे, राइट। दे ओन्ड एस्टेट्स, मतलब इनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर दी डिप्लोमेटिक फंक्शंस। इनके जितने भी स्टेट को, कंट्री को चलाने के लिए इनके जितने भी फंक्शंस हुआ करते थे, जितने भी डिप्लोमेटिक मैटर्स हुआ करते थे, उन सब के लिए दे यूज द लैंग्वेज फ्रेंच, मतलब अपनी रीजनल लैंग्वेज को नहीं, किसको यूज करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज को। देन दे यूज टू हैव मैरिज अलायंसेस, दूसरी कंट्रीज के साथ या दूसरे एम्पायर्स के साथ टाइज बनाने के लिए, है ना, एसोसिएशंस बनाने के लिए ये मैरिज अलायंस का यूज करते थे। मैरिज अलायंस का मतलब समझेंगे, जैसे एक पर्टिकुलर एम्पायर है, उसको किसी दूसरे एम्पायर के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने, ठीक है, मतलब वॉर नहीं करना है, किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक स्ट्रेस को नहीं झेलना है, तो वो क्या करते थे, मैरिज अलायंस बना लेते थे। क्योंकि अब अगर मैरिज अलायंस बनाया है ना, अगर आपने दूसरे एम्पायर की प्रिंसेस के साथ शादी की है, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो रिलेशंस है वो थोड़े से ठीक होते थे, और वो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के बारे में नहीं सोचते थे जनरली, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ना सोचे या अटैक ना करे, राइट। सो दे यूज्ड मैरिज अलायंसेस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ties with other empires or other countries, but they were a small group though they were united as a class, है ना। रीजनल डिविजन्स होने के बाद भी वो यूनाइटेड रहते थे एज अ क्लास, लेकिन फिर भी they were a minority, बहुत कम संख्या थी उन लोगों की। मेजॉरिटी किसकी थी, पीजेंट्स की, राइट। मेजॉरिटी वाज पीजेंट्री। देन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल production and trade led to the growth of towns and emergence of commercial crafts। अब देखो पीजेंट्री यहाँ पर मेजॉरिटी है, राइट। अब पीजेंट्री मेजॉरिटी है तो पीजेंट्री का मतलब हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि फार्मर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। अब हमें पता है कि सबसे पहले आया आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा तो अब तक जो काम लोग हाथ से कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटेन की प्रॉब्लम क्या है, ब्रिटेन हायर लेटीट्यूड्स में है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वहाँ पर नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, ठीक है। तो उनको ये समझ में आया कि अगर हम इंडस्ट्रीज सेटअप कर लेते हैं तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हम दूसरी कंट्रीज में जाकर हम रॉ मटेरियल्स को ला सकते हैं, अपनी कंट्री में हमने इंडस्ट्रीज लगाई हैं, यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद हम उस प्रोडक्ट को बाकी कंट्रीज में बेचेंगे, जिससे हमें प्रॉफिट अर्न होगा। इसलिए ब्रिटेन बनाता है कॉलोनीज, फाइन।
यहाँ पर जब सबसे पहले आपके ब्रिटेन में होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कारण ट्रेड में भी ग्रोथ होगी, ठीक है, और इस ग्रोथ के कारण टाउन्स और सिटीज जो है वो डेवलप होने लग जाएंगे। जैसे ब्रिटेन में जितने भी सिटीज हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं, जो इंडस्ट्रियल जोन्स बन चुके हैं, उनका डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे करके, जिसके कारण एक कमर्शियल क्लास ग्रो हो जाएगी। ऐसे लोग जो इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे लोग मिलकर बनाएंगे कमर्शियल क्लास, और यही कमर्शियल क्लास आगे जाके बनेगी मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड, लेटर इन फ्रांस एंड जर्मनी। सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू होगा, फिर फ्रांस और फिर जर्मनी, एंड सो ऑन। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट करती है। देन वर्किंग क्लास बिकेम मिडिल क्लास, ठीक है। ये कमर्शियल क्लास में से भी जो एक्चुअली वर्किंग क्लास थे, है ना, मतलब जो इंडस्ट्रीज को ओन कर रहे हैं, वो तो एक तो भी थोड़ा सा हायर स्ट्रेटा में रहेंगे वर्किंग क्लास से, है ना, जो वर्कर्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, ये सारे लोग वर्किंग क्लास कहलाएंगे, और यही वर्किंग क्लास बनाएगी आपकी मिडिल क्लास को। इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर्स, ठीक है, ये सारे लोग बनाएंगे आपकी मिडिल क्लास। देन एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास तो हमने अभी समझ लिया। यहाँ पर एजुकेटेड मतलब जो लोग लिटरेट थे, जो एजुकेटेड थे, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, और साथ में जो लिबरल थे, जो चेंजेस चाहते थे, जिनको अभी समझ में आ रहा है कि अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारी इकोनॉमिक हालत थोड़ी सी ठीक हुई है, हमारे टाउन्स डेवलप हुए हैं, एक पूरा सोसाइटल ग्रुप बन गया है ना, एक मिडिल क्लास ग्रुप इमर्ज हो गया है। और अब जब हम सारी चीज़ों को जानते हैं, तो क्यों हम अपने लिए पॉलिटिकल राइट्स को नहीं मांगेंगे, या क्यों हम एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, राइट। सो दे वांटेड दैट देयर शुड बी नेशनल यूनिटी अमंग द सिटीजन्स। इन लोगों का कहना था, जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास थे, इनका कहना था कि नेशनल यूनिटी होनी जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पीजेंट्री है, जैसे मिडिल क्लास है, ये सारे लोग मेजॉरिटी में थे एज कम्पेयर टू द एरिस्टोक्रेसी। तो अगर आप मेजॉरिटी में हो, तो आपको अपनी मेजॉरिटी की पावर को पहचानना चाहिए, है ना। अगर आप लोग एक नेशनल यूनिटी में रहोगे, एक नेशनल यूनिटी मेंटेन करोगे, तो आप एरिस्टोक्रेसी को फोर्स कर सकते हो कि वो आपको राइट्स प्रोवाइड करे, वो आपकी बातों को माने और सेंट्रलाइज्ड पावर ना रखे, राइट। सो दे प्रमोटेड द नेशनल यूनिटी एंड डिमांडेड अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। सी, अबॉलिशन मतलब खत्म कर देना किसी भी चीज को, एंड एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस मींस वी कैन से एडवांटेजेस। रेवोल्यूशन की सबसे पहले शुरुआत होती है जब लोग इक्वालिटी की डिमांड करते हैं, ठीक है, व्हेन पीपल डिमांड इक्वालिटी। अब प्रिविलेजेस मतलब एरिस्टोक्रेसी को कुछ ऐसे एडवांटेजेस मिल रहे हैं जो बाकी सिटीजन्स को नहीं मिल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न इन एन एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वहां पर आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगे, जो किसको नहीं मिल रहे हैं, बाकी सिटीजन्स को। सो दैट इज रॉन्ग, वहां पर इनइक्वालिटी हो रही है, ठीक है। तो जब ये एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास इमर्ज होती है, तो ये सबसे पहले डिमांड करती है इक्वालिटी की, ठीक है। और इक्वालिटी की डिमांड करने में उनका सबसे पहले कहना क्या रहता है कि आप सबसे पहले तो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को अबॉलिश कीजिए। इन लोगों को जो अननेसेसरी प्रिविलेजेस, जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं, इनको अबॉलिश करेंगे, तब ये हमारे साथ इक्वालिटी पे आएंगे, है ना। अभी मिडिल क्लास यहाँ पर है और एरिस्टोक्रेसी क्लास यहाँ पर है, ठीक है। इनके अननेसेसरी एडवांटेजेस, प्रिविलेजेस को कम करो, तब तो ये हमारी बराबरी पे आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमको इक्वल राइट्स भी चाहिए एज कंपेयर टू एरिस्टोक्रेसी। सो यहाँ से इक्वालिटी की डिमांड होगी, इक्वालिटी की डिमांड होगी, तो यही चीज आगे बढ़ के आपके रेवोल्यूशन में इमर्ज हो जाएगी, ठीक है। रेवोल्यूशन में इमर्ज होगी, फिर धीरे धीरे करके जब यहाँ पर नेशनल यूनिटी के आइडियाज बहुत स्प्रेड होने लगेंगे, है ना, लोगों को समझ, मिडिल क्लास को समझ आएगा कि नेशनल यूनिटी कितनी ज्यादा जरूरी है, नेशनलिज्म इमर्ज होगा उनके अंदर, और इसी तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म की पहचान बढ़ेगी, ठीक है, अपीयर होगा नेशनलिज्म आपके यूरोप में। सो ये वाला जो टॉपिक ये यहीं तक है। इसके आगे हम देखेंगे कि नेशनलिज्म इमर्ज तो हो गया, लेकिन अब लोग एक्शन कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से एरिस्टोक्रेसी को चैलेंज करेंगे।
right? So I hope I made the topic clear to you. If you have any doubt regarding this, you can ask me in the comment section. And one more thing, ठीक है, अगर जैसे ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे मुझे इतना सारा लिखना पड़ रहा है, तो इसका कारण ये है कि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स वेटेज इन दी बोर्ड एग्जाम्स, है ना. तो अगर मैं बिना लिखे समझाती हूँ तो देर आर सम चांसेस कि मैं कुछ एक आध पॉइंट मिस कर दूँ, ठीक है, जो एक तरीके का रिस्क है. दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू राइट दी कंटेंट इन वेरी शॉर्ट नोट्स, ठीक है. मैं इवन सेपरेट लाइन्स में नहीं बना रही हूँ, आई एम यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ एरोज, ठीक है, ताकि हम सारी चीज़ों को लिंक कर सकें और बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही कम शब्दों में आपको कंटेंट ज़्यादा मिले जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, राइट. सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स इन दिस मैनर, या फिर आप जो भी मेथड आप चूज करते हैं आप उसमें भी नोट्स बना सकते हैं, राइट. सो ask me your doubts in the comment section and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.